ब्रेक के बाद हरियाणा न्यूज की खास पेशकश फेस टू फेस में आपका स्वागत है। बातचीत का दौर आगे बढ़ाएंगे राव इंद्रजीत सिंह के साथ। सर देखिए, आप पिछले इतने लंबे समय से एक अरसा बीत गया है, आपकी लगभग आधी ज़िंदगी जो है वो कांग्रेस के साथ ही बीत चुकी है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कल्चर के बाद अब जिस पार्टी का लगातार आप विरोध करते आ रहे हैं, इतने सालों से आपने उस पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी क्रिटिसाइज़ किया है, लगातार विरोध किया है, क्या उस पार्टी के अंदर आप एडजस्ट हो पाएंगे? उनके नेताओं के साथ, उनकी विचारधारा के साथ क्या आप मैच हो पाएगा? देखो, हर एक चीज़ परिवर्तन के दौर से गुजरती है। जो पार्टी कांग्रेस मैंने जो ज्वाइन करी थी वो आज कांग्रेस में, ये परिवर्तन हो गया है उसके अंदर और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। जो बीजेपी थी जिसके अंदर हम सोचते थे खामियां हैं, तो 2-3 साल से उनके पास गया हूँ तो मेरे को ऐसा लगने लग रहा है कि बीजेपी न केवल परिवर्तन के मोड के अंदर आ रही है फॉर द बेटर, बल्कि जो हमारे को कांग्रेस के अंदर जो हम समझा करते थे, फॉर ग्रांटेड लिया करते थे कि बीजेपी के अंदर ये खामियां हैं, तो वो शायद नहीं है। और जब अंदर जाएगा बंदा तभी पता चलता है ना। अब जिस पार्टी की सरकार 60 साल से रही हो हरियाणा देश के अंदर और वो कहे कि ये फलाना काला है या पीला है, तो हम माना करते कि भाई ये सरकारी है, सरकार को पता होगा। लेकिन अब जब हम दूसरी तरफ से देख रहे हैं तो हम जो ये प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ होता है बीजेपी की, हम मानते हैं कि ये शायद ठीक नहीं था और ये प्रेरित था, राजनीतिक रूप से प्रेरित था। तो आज हम बड़े कंफर्टेबल फील कर रहे हैं जब हम बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी आत्मा को दबा करके हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जा रहे हैं, बड़े खुले तौर के ऊपर जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि शायद आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की निस्बत ज़्यादा उचित रहेगी देश के लिए। सर अगर बात की जाए दक्षिणी हरियाणा की, जिस इलाके का आप प्रतिनिधित्व लगातार कर रहे हैं, और दक्षिणी हरियाणा के लिए ही आपने इंसाफ मंच भी बनाया है, बीजेपी के जो नेता हैं दक्षिणी हरियाणा के साथ, जितने भी नेता हैं, उनके साथ आपकी एडजस्टमेंट किस ढंग से हो पाएगी? क्योंकि लगातार आप उनके साथ क्लैशेज़ में रहे हैं, लगातार आपने उनका विरोध किया है, उन्होंने आपका विरोध किया है, तो अब क्या वो दोस्ती का और वो सामंजस्य बैठ पाएगा आपका उनके साथ? देखिए, एक तो पहले तो मैं बता दूं कि ये जो हमारा जो मंच है ना, ये राजनीतिक नहीं है। ये बिल्कुल आपकी हरियाणा इंसाफ कांग्रेस जो पार्टी है, हाँ, उसको आप 13 तारीख को मर्ज भी करने जा रहे हैं बीजेपी के अंदर। लेकिन इंसाफ मंच जो था वही पहला मंच था जिसके अंदर आपने दक्षिणी हरियाणा की पूरी तरह से आवाज उठाई थी, और ये एक एनजीओ है, लेकिन इसी के अंदर आपने हरियाणा इंसाफ कांग्रेस भी पार्टी जो है वो भी बनाई है। आपकी बेटी जो है वो सारी पॉलिटिकल विंग बनाया है जी, पॉलिटिकल विंग जो बनाया। लेकिन देखिए, राजनीतिक तो है ही ये मंच, क्योंकि ये सामाजिक रहेगा। लेकिन मेरा ये प्रयास होगा कि अगर मैं बीजेपी के अंदर किसी भी साथी के साथ जुड़ करके काम कर सकता हूं तो मैं जोड़ने का उसको कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से किसी की तरफ कोई ईर्ष्या नहीं, कोई किसी को ख़राब करने की मंशा नहीं, और उनको साथ लेने की मेरी नीयत है। आने वाले समय में अगर करते हैं, अगर भाईचारे के तौर के ऊपर लार्जर पिक्चर को दिमाग में रखते हुए अगर हम मिलने का प्रयास करते हैं, तो मैं कहूँ छोटे मोटे अगर डिफरेंसेस अगर हमारे हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो सर आने वाले समय में हम राव इंद्रजीत सिंह को कहाँ देखेंगे, लोकसभा में या विधानसभा? लोकसभा में तो मैं जाऊँगा। मैं तो पहले तो मैं लोकसभा ही लड़ना चाह रहा हूँ, और फिर उसके बाद जैसे पार्टी कहेगी वैसे देखेंगे। सर अगर बात की जाए हरियाणा के रोल मॉडल की, और हरियाणा को आप किस तरह से और कहाँ देखना चाहते हैं, और स्पेसिफिकली आपके एरिया की भी, तो क्या मॉडल है हरियाणा का आपके लिए? देखिए, एक तो जो अफसरशाही है इसको पाबंद करना होगा। इनके माध्यम से आप अपनी राजनीति चलाएं, ये पिछले दिनों के अंदर एक आम प्रथा बन गई है, गलत है मेरे हिसाब से। अफसरशाही आपको उस नीति के अंदर सहयोग दे, आपके लिए नीति ना बनाए। तो एक तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स ऑल लेवल्स, चाहे पटवारी हो, चाहे थानेदार का सिपाही हो, उसे लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सेट टेन्योर होना चाहिए, सेट लक्ष्य होना चाहिए कि ये तुम्हारे को हम देंगे। और दूसरा रुतबा होना चाहिए सरकार का। वो जब भी है जब आप अबव बोर्ड होगे। अगर आप में खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, तो आपका रुतबा नहीं रहता, पब्लिक जान जाती है। मतलब जैसे अंग्रेज़ी में कहावत है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम एंड यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो ये जो पब्लिक जो है भांप जाती है, आगे पीछे देख लेती है कि भाई इसमें कमज़ोरी है या नहीं है। जिसके अंदर कमज़ोरी होगी उसका रुतबा नहीं रहेगा, पब्लिक उसकी सुनेगी नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि जो हरियाणा के अंदर आगे नेता आए,
इस तौर के ऊपर उसकी छवि हो कि पब्लिक का उसके अंदर विश्वास हो कि हमने सरकार बनाई है तो ये हमारे साथ देगा। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है कि भाई जो अब बंदे बनाते हैं या बिठाते हैं उनका फिक्स टेन्योर होना चाहिए। डेफिनेटली। उसका 6 महीने में ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, 6 साल में ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। कई तो अफसर ऐसे हैं जिनके गिरदावरी चढ़ गई है, बड़ी 8-8 साल तक एक ही जगह के ऊपर रहते हैं। तो मतलब क्यों रहते हैं 8-8 साल के लिए? उनको 3 साल का टेन्योर हो, 2 साल का टेन्योर हो, फिक्स टर्म टेन्योर हो। अगर गलती करा उस पर कार्रवाई करी जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। लेकिन जब तक कि वो 2 साल का टेन्योर ठीक ढंग से निभा रहा है उसको हटाया ना जाए। ये 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर हरियाणा के अंदर हम करवा पाते हैं तो हरियाणा की जनता को राहत मिलेगी, हरियाणा की तरक्की होगी। सर अब अगर स्पेसिफिकली बात करें एज एन एमपी की, तो दीपेंद्र हुड्डा जितने प्रोजेक्ट रोहतक के अंदर लेके आए सेंटर से, उतने क्या आपको लगता है कि आप उनसे कुछ ज़्यादा कर पाए या कम कर पाए? क्या दीपेंद्र हुड्डा को सीएम पुत्र होने का ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिला है? देखो, हर एक एमपी अपने क्षेत्र में प्रोजेक्ट लाने की तो कोशिश करता ही है और मैं उस विषय के अंदर उनसे कोई द्वेष भावना नहीं रखता। उसका अधिकार है, उसका सौभाग्य भी है कि चीफ मिनिस्टर का पुत्र है। और दूसरा, उन्होंने आने वाले उनकी उम्र जो थी वो राहुल गांधी के हम उम्र के करीब समझ लो आसपास ही थी। तो वो भी उनको एडवांटेज रहा कि भी राहुल गांधी से बातचीत करने में उनको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। हम तो सीनियर कैटेगरी के लीडर चले गए ना, हमारे लिए थोड़ी दिक्कत होती है और पुराने सोच के आदमी हैं। तो जो दीपेंद्र हुड्डा कर सकते हैं उस उम्र के होने के नाते, वो हम बुजुर्ग होने के नाते नहीं कर सकते। सर आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर योगेंद्र यादव जो हैं वो गुड़गांवा से ही लगभग उनका तय है कि आपके खिलाफ जो हैं वो इलेक्शन में उतरने वाले हैं। तो योगेंद्र यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप आम आदमी पार्टी की, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है गुड़गांव और काफ़ी सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए यूथ काफ़ी हैं और उन वोटरों के ऊपर काफ़ी इफेक्ट भी डालती है आम आदमी पार्टी। तो कितनी चुनौती लेकर चलते हैं आम आदमी पार्टी की आप? देखिए, आम आदमी पार्टी की नीयत मेरे को लगता है कि साफ है और जब ही लोगों के, दिल्ली के लोगों ने सराहाया उनको, 28 सीट दे दी। हवा के अंदर से एकदम से 28 सीट आना एक बड़ी भारी उपलब्धि है। किसी की उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी भारी हो जाएगी। वो इसीलिए कि यहाँ पे दिल्ली में संघर्ष हुआ, चर्चा हुई, 2-3 साल तक हुई और उसका लाभ उनको, आम आदमी पार्टी वालों को मिल गया। लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर या दिल्ली से बाहर निकल करके अगर वो कुछ अपने कैंडिडेट जिताना चाहते हैं तो पब्लिक ये भी तो देखेगी कि इनका एक्सपीरियंस क्या है। एंड एक्सपीरियंस का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं, उस समय के साथ ही आता है। और देश के अंदर अगर हम एक स्टेबल सरकार देना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस सरकार देनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि मोदी का सिक्का भारतीय जनता पार्टी के लिए चलेगा, हरियाणा में भी चलेगा, गुड़गांव के अंदर भी चलेगा, यूथ के अंदर भी चलेगा। और मैं समझता हूँ कि 10 साल बाद अगर इनको एक्सपीरियंस हासिल हुआ तो ये शायद विकल्प बन सकते हैं, लेकिन मौजूदा तौर के ऊपर ये विकल्प मेरे लिए मान्य नहीं है। तो ये तो थी गुड़गांवा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह के साथ फेस टू फेस बातचीत, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। हकीकत काद्यान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।